चलिए बच्चों देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। एक्सरसाइज 4 है इतिहास का, ये चौथा पाठ है। चलिए समझते हैं भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रीय चेतना का उदय, मतलब राष्ट्र के प्रति सजग हो जाना, राष्ट्र से लगाव हो जाना, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। जिसे कोई कुछ कहता है ना अपने देश को, कैसा है वैसा है, तो खून खोलने लगना, कैसे काहे कहा, तो उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। सब में कुछ ना कुछ होता है ऐसा। जैसे आप किसी का बुराई नहीं सुन सकते हो, अपने घर का तो बिल्कुल ही नहीं, चाहे कैसा भी हो। तो वैसे ही जब देश के प्रति आपका आ जाएगा ये, तो उसी को क्या नाम दिया जाएगा? 19वीं शताब्दी से पहले भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। 19वीं शताब्दी से पहले राष्ट्रवाद था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। सब अपना पेटी भरने में लगे हुए थे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। मुख्य कारण था अंग्रेजी शासन व्यवस्था। राष्ट्रवाद उदय कैसे हुआ? इससे पहले बहुत सारा शासक आया यहाँ पे, जैसे कि बाबर आया, हुमायूं आया, तैमूर आया, बहुत सारा अलग अलग राजा आया, यहाँ पर रूल किया, रूल करके चला गया, मर गया। चला नहीं गया, मर गया। अंग्रेजवा आया तब राष्ट्रवाद आया। क्यों? क्योंकि जो भी आया था वो यातना नहीं दिया था किसी को। यातना मतलब समझ में रहा है? सताया नहीं था। आया, शासन किया, यहीजा का सामान यहीजे छोड़ दिया, बस रूल करने के लिए आया था कि हम आकर राज करेंगे आप पे, न कि आपका लूट पाट करेंगे यहां से। लेकिन ये जो अंग्रेजवा जब आया, तब उस समय मुख्य कारण था अंग्रेजी शासन व्यवस्था। ये लोग लूट मार कर, जानता था कि ये ज्यादा दिन तक हम यहाँ पर टिकेंगे नहीं। ब्रिटिश शासन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन कर जनता का भरपूर शोषण किया। अंग्रेजों ने डाक, तार, रेल, छापाखाना, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था का विकास अपने लिए किया, न कि हमारे लिए किया था। अपने लिए सब बिठा रहा था। लेकिन राष्ट्रवाद के उदय में इन सभी साधनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। वो होता है ना कि जिसके लिए कांट रोपोगे ना, सबसे पहला कांट तुम ही को गड़ेगा। तो वही हाल हुआ। वो लोग ये सब बनाया, डाक, तार, रेल, ये सब बनाया। ये डाक, तार, ये सब बनवाया। लेकिन ये राष्ट्रवाद के उदय में इन सभी का क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका था। ये जैसे ये अंग्रेज, आपको पता है, ये सब अपने लिए सब ट्रेन वगैरह बनवाया। ये सब देखो, जो भी करवाया सब अपने लिए करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेज कैसे आया? आपको पता है भारत में अंग्रेज शुरू में नहीं आया था। 20 मई और 1498 ईस्वी का बात है। वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीज की सहायता से केरल के कालीकट तट, मालाबार तट पर आया। ये भारत का खोज करने वाला था अब्दुल मजीजवा। एक का बता दिया कि देखो इसी से रास्ता है। स्थानीय शासक वहां का था, कालीकट का जो शासक था जमोरिन था। उस समय वहां का शासक कौन था? जमोरिन। और इसे व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1999 में वास्को डिगामा वापस गया। जमोरिन द्वारा दिए गए भेंट स्वरूप वस्तु को 60 गुना दाम पर यूरोप में बेचा। मतलब जैसे 50,000 का सामान ले गया, जब 3 लाख के बेचा ले जाके। पुर्तगाली भारत से गरम मसाला, अदरक, इलायची, लौंग, कपड़ा, दालचीनी, रेशम, बर्तन ले जाते थे। वो ले कुछ ही जाता था, मसाला। यहां से क्या ले गया था शुरू में? ये जो वास्को डिगामा था, ये सबसे पहले केरल पहुंचा। केरल में कहा? कालीकट के तट पर। वहां का शासक था जमोरिन। ओइजा आया और समझ लो कि एक स्वागत किया था कि आइए आइए। अब सोचो ये वास्को डिगामा कहीं बिहार पहुंच गया होता, ये बताता कि तुम्हारा, लोग पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता कि वास्को डिगामा। तो हम लोग क्या बोलते? आए मामा। एक मामा मामा कह के इतना मार मारते हम लोग कि दोबारा ही भारत में नहीं आता।
लेकिन बेचारा पहुंच गया गया ही केरल में। नहीं होता ऐसा ने, बिहार के लड़का एक नाव पैसन बैठ के खूब कूदता है ने कि आओ इन्हें लाओ ना हमरा के और रॉकी भाई को भेटा जाता कहीं ये एक चप्पल लेके भाग जाते हो हाँ नहीं होता हो। तो चलो एक के स्वागत कौन किया? ई जमोरिन ने। देखो आगे पैर पड़ा है। अब इसके बाद पुर्तगालियों का आना चालू हो गया। अब एक हो गया वापस, तो दोबारा पूछा कहां से लड़ रही भेजा से, तो हो गया। पहले यहाँ पहले से अरबी लोग व्यापार कर रहे थे। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल पुर्तगाली ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को भेंट स्वरूप दिया। हुआ क्या था ना, देखो जमोरिनवा करके स्वागत क्या ही किया करके व्यापार करने का काहे दे दिया। भारत में आया ना तो जहाजिया जो लेके आया था ना ये जहाजिया पर बैठा के करके खूब घुमाया। एकर पत्नी दोनों खूब घूमी ऊपर बैठ के, बड़ा अच्छा लगा। तो बोला बड़ी बढ़िया जहाज लाए हो, चलो तुम जो भी करना है ऐसे क्या तुमको चाहिए। तो बोला हमको घूमना है तनके सी, अब मसाला वसाला चाहिए। अब बस वहां से घूम घूम के सब चल गया। तो जान गया कि भुलवा के चले आए हैं। अब चलो दोबारा चलते हैं। 1502 ईस्वी में फिर वापस आया। अब सुनो 1503 ईस्वी में अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, ढेर लोग वहां से आने लगे। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में, द्वितीय फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कहां स्थापित कर दिया? खड़ा होने का जगह दिया है, वो बैठ गया। अब बैठने का जगह दीजिएगा ना तो आदमी पैरवा तनकी फैलाता है। जब पैरवा फैला लेता है तो कहता है अब हटो, सोने दो हमको। अब तो वही हाल हुआ। सोचो उसी दिन जमोरिनवा ओकरा के इतना मारता, पटक के मुआ देता, ओकर नौवो छीन लेता, तो ये कुल घटने में नहीं घटता। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। अब वो व्यापार करने के लिए दुखी बन के नहीं आ रहा है। वायसराय अपना, वायसराय किसको कहा जाता है? अपने क्षेत्र का जितना यहाँ लोग हैं उसका पूरा प्रतिनिधित्व बन के आया था। 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम बेड़े, ये सब पुर्तगाल का है ना, याद है ना, ये सब पुर्तगाली है। मिस्र, तुर्की, गुजरात को पराजित किया, पुर्तगाल की स्थिति हिंद महासागर में मजबूत की। अब तीनों मिलकर गुजरात में ये सब ये जाके हमला किया। 1510 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्फांसो दो अल्बुकर्क भारत आया। भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक यही था। 1505 ईस्वी में एगो आया, फिर 5 साल बाद दोसर आया। 1510 ईस्वी में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। ये आया तो गोवा छीन लिया। अब जमोरिन को यह पसंद नहीं आया। अब जमोरिनवा को लगा कि गड़बड़ हो रहा है। 1510 ईस्वी में इसने कालीकट के शासक जमोरिन का मोहल्ले लूट लिया। घुमाओ घर में ओकरे के लुटाया। इस तरह पुर्तगाली भारत में एक के बाद एक क्षेत्र पर अधिकार करते चले गए। बोले कि पुर्तगाली था, ये अंग्रेज ने अधिकार किया था, पुर्तगाली शुरू किया था। अब भारत में एक पर एक ये सब क्या करते चले गए, अधिकार। अब सुनो डच का आगमन, अब दूसर जाएगा। पुर्तगाली की समृद्धि देकर के डच भारत में 1602 ईस्वी में आए। 1578 तक इंग्लैंड के नाविक को भारत का पते नहीं लगा था। इंग्लैंड वालों को पते नहीं था कि भारत कहाँ है। 1578 में देखो क्या हुआ, सर फ्रांसिसी ड्रेक नामक एक अंग्रेजी नाविक ने लिब्सन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। देखो जहाज जा रहा था लिब्सन, वो वापस जा रहा था, ओकरा के लूटा ना, उसमें भारत में जाने वाले रास्ते का नक्शा मिल गया। ओकरा मिल गया काम, यह तो चाहिए था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कुछ व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, इसमें से एक साझेदार एलिजाबेथ भी थी। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को व्यापार के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज सूरत आया। नक्शा मिल गया। अंग्रेजवा पहला बार आया
8 ईस्वी में। अब ये जब व्यापार करने के लिए आ रहा है। उस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर था। उस समय कौन था? जहांगीर था। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया, लेकिन यह अस्थायी ही था। ऑब्जेक्टिव यह आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कोठी कहां खोला था? सूरत में खोला था। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित की। अब देखो ये कौन लोग आ गया है? अब अंग्रेजों आ गया है, और पुर्तगाली पहले से रह रहा है ना। हुआ घटना 1652 से 54 के दौरान अंग्रेजी डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी समुद्री पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए, और ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स 10 की मुलाकात पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई। ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी, ये ब्रिटेन का सम्राट था वहां पे, और इसका दोनों का ये लोगों का दोनों का भेंट हुआ। इसके बाद में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स 10 का विवाह ओकरा से हो गया, कैथरीनवा से। वो दोनों का भेंट हुआ, फिर बाद में जाकर अपने घरे कहा दोनों का। अब राजा का लड़का एगो था, एगो राजा की लड़की थी, चलो करा देते हैं शादी, हो गया। अब इस ससुरा पुर्तगालिया ने दहेज में चार्ल्स 10 को बंबई का द्वीपे दे दिया। बंबई दे दिया किसको? दहेज में दे दिया। किसको? चार्ल्स 10 को। कहां का था? अंग्रेज था, दे दिया। चार्ल्स 10 ने क्या किया? यही से कहा जाता है कि दहेज का सामान बेचा नहीं जाता है, ये बेच दिया। चार्ल्स 10 ने 1681 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर बंबई द्वीप कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। का लेके घूमेगा, ओकरा के दिया, और ओकरा के दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से वहां पे था। अब सुनो, 1687 ईस्वी में अपना मुख्यालय सूरत से बंबई कर दिया। अब तो लीज पर ले लिया ना, पूरा बंदरगाह है, तो लीज पर ले लिया, तो वो अपना लेके दूसरा जो ऑफिस स्थापित कर दिया हुई जाए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में भी क्या कर गई? सूरत में भी प्रवेश कर गई थी, या मुंबई में प्रवेश करने का कारण यही गड़बड़ था। एक के दहेज दिया, और दहेज में ये दे दिया दूसरा के किलो, इसको यूज करो, पैसा हमको देते रहना। 1690 ईस्वी में, अब सुनो, कोलकाता में इब्राहिम खान था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि बंगाल में आइए, थोड़ा सा हमारे तरफ भी काम कीजिए आकर के। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव सुतानुती, कलिकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपया में खरीद ली। 3 गो गांव लिया था। कलकत्ता जो है ना, कलिकत्ता के नाम से आया है। 3 गो गांव ले लिया, यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया, और बाद में यही कलकत्ता कहलाया। और यहाँ पर एगो महल बनवाया अपना, जिसको कहा गया फोर्ट विलियम। अब सुनो, 1740 ईस्वी में, अब बताओ, अंग्रेजवा सबसे पहले सूरत में आया। सूरत से कहां चला गया? मुंबई। अब मुंबई से कहां पहुंचने वाला है? अब कोलकाता ना। अब कोलकाता में पहुंचा नहीं है, आ बैल मुझे मार, बुलाया गया है कि आइए महाराज। वो कहा जाता ना, आइए ना अपना बंगाल में, बिहार में नहीं। अब वो देखो घटना क्या हुआ, कौन बुलाया था उसे? ये इब्राहिम खान ने 1690 ईस्वी में वहां पे गया, घर और बनवाया, अपना एक महल वल बनवा लिया। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वो जो नवाब बनता था, सब राजा नहीं बनता था, नवाब कहा जाता था। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की बीमारी के कारण क्या चीज हो गई? वो मर गया। मृत्यु होने से पहले उसने सिराजुद्दौला को अपना अधिकारी बना दिया, सिराजुद्दौला का अधिकारी बना दिया।
लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, ये ओनली वर्दी खा के 3 गो लड़की थी। घसीटी बेगम, ममूना बेगम, अमेना बेगम, 3 गो लड़की थी। घसीटी, ममूना, अमेना। घसीटी का कोई संतान नहीं था। ममुन्ना का एगो शौकतगंज लड़का था। हे करो एगो लड़का था कौची, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला थोड़ा तेज था, और जो तेज होता है ना वो थोड़ा सा प्यारा होता है। तो अली वर्दी खा का प्यारा था। ये पोता है, पोता हुआ ना, नाती नाती हुआ, पोता नहीं, लड़की का लड़का है। शौकतगंज स्वयं शासक बनना चाहता था, ये सोचत रहे कि हम शासक बनेंगे। और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। जो मरा जब वो, तो शौकतगंज में नहीं बना, सिराजुद्दौला बन गया। इससे उसकी दोनों मौसी जल भून कर रह गई। घसीटी ममूना एकदम मुंह उर्गा लेखन करके रह गई कि क्या हो गया, हमारा लड़का बना बना। अब बोलोगे कि ई बनेगी क्या, तो हाँ ये सोच रही थी ना, ये पूरा झगड़ा की है। खैर उस उतना आगे हम लोग नहीं देखेंगे। शासक बनने के बाद परिवार में षड्यंत्र शुरू हो गया। ठीक, हाँ, सिराजुद्दौला कौन था, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला शासक, तो बहुत खतरनाक आदमी था वो सिराजुद्दौला। शासक बनने के बाद परिवार में क्या हो जाएगा, षड्यंत्र। अब मौसियों तो दुगो तो है भाई, आपका सीधा सीधा रहने देगा सब। कई कई षड्यंत्र न की थी रामायण में। एक दिन सिराज ने शौकतगंज की हत्या कर दी। जो नेगोर था मौसिया गली का बा, ओकरा का मुआ दिया सीधे, और उसे लगा कि दुश्मन क्या हो गए। अब कौन है, सिराज सेनापति था। सिराज का सेनापति था मीर जाफर। यह स्वयं बंगाल का नवाब बनने का सपना देखता था। वो लगा कि घर में दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कहां निकल गया, अब उसके सेना में। मीर जाफर को कहा जाता है नमक हराम। भारत का विभीषण यही था। जिससे विभीषण लंका बर्बाद किया था ना, तो हम लोगों का भारत का बर्बाद करने में कौन था, ये मीर जाफर। अब सुनो क्या हुआ था वहां पे। ब्लैक होल काल की कोठरी, फोर्ट विलियम में 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा एक खास कमरा था, जिसमें 2 छोटा छोटा रोशनदान था। जो फोर्ट विलियम था ये है, यही है सिराजुद्दौला, और ये है विभीषण मीर जाफर। ठीक, अब देखो इस ये जो था ना, फोर्ट विलियम में एगो छोटा सा कमरा था जो 18 फीट लंबा था और 14 फीट चौड़ा था। 14 फीट चौड़ा मतलब समझ लो कि यहां से लेकर के लगभग वहां तक जाएगा। 18 फीट लंबा यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आएगा। सुनो अब क्या हुआ था। उसमें 2 गो कोची था, रोशनदान था छोटे छोटे। इस कमरे को ब्लैक होल कहा जाता था। इसे छोटे मोटे अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया। इसमें जैसे बदमाशी करता है ना, उसमें बंद कर दिया जाता था उसको। नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने कंपनी से बंगाल में अपना विस्तार न बढ़ाने और टैक्स चुकाने के लिए कहा। सिराजुद्दौला कहा गया ये विस्तार मत बढ़ाओ, और जो भी पैसा है ना इसका टैक्स है ये क्या करो, भुगतान करो। लेकिन कंपनी ने नवाब की बात पर क्या कर दिया, ध्यान नहीं दिया। बोला कि क्या बोल रहे रे, ध्यान नहीं दिया। भैया वो नवाब है, नाक में दम कर देगा तुम्हारा वो। नाराज होकर नवाब 5 जून 1756 को एक बड़ी सेना के साथ फोर्ट विलियम पर हमला करने के लिए निकल गया। 19 जून 15 दिन लग गया पहुंचने में। 19 जून को हमला हुआ, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास सेना कम थी। नवाब की सेना ने काफी तोड़ फोड़ मचाया, मारा एकदम मुआ मुआ के। 20 जून 1756 ईस्वी को 146 बंदियां, जिसमें स्त्री बच्चे बुढ़े सबको इसी ब्लैक होल में बंद कर दिया। सोचो 146 गो आदमी के बंद किया था इसी गो कमरा में, ठूस ठूस के भरा था बोड़ा की तरह। चलो सन, और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। वो कहा जाता है ना कि जब वो बंद कर दिया था
23 जून को खोला गया, 3 दिन बाद वो दरवाजा खुला है के हाली। 20 जून को बंद किया है और 23 जून को खोला। कोचा को के है 146 को के में औरत बच्चे बूढ़े सबको कोच दिया के में, जितना अंग्रेजों की तरफ से था ना सबको। 23 को खाली जिंदा बचा था उनमें से, 123 को मर गया वही में। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फिर कोलकाता पर अधिकार कर लिया। सुनो उसमें हुआ क्या था ना, अरे बहुत खतरनाक स्थिति था उस समय। ये गलती है, 56 में खोला गया था। तो यहाँ पर ये 3 दिन बाद खोला गया था, अधिकार कर लिया। वो हुआ क्या था ना कि जानते हो, ये बंद करवा के समझ गए, जाके सो गया था नवाब जो था, सो गया था एकदम बढ़िया से नींद ले रहा था जाके। और कहा जाता है कि लोग पानी के लिए चिल्ला रहा था, एक बूंद पानी दे दो पीने के लिए। अब सोचो उतना लोग एक ही में बैठा दिया है सबको, एकदम पूरा ठूस के बैठाया है इसमें। ये ब्लैक होल था इसमें, ये सब पानी के लिए एकदम तरस रहा था सबकी, दो पानी दो, एक बूंद पानी दे दो। आ कौनों के हिम्मत नहीं हो रहा था गोर के जाके जगाए कि पानी मांग रहा है सब। वो सोया हुआ था आराम से, इतना ठीक किया एकदम। अब सुनो अभी गड़बड़ हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी पलासी का युद्ध चालू हुआ है वहां से। 1757 56 में ये सब कांड हो गया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ पर। अंग्रेज और सिराजुद्दौला में झगड़ा हुआ। अंग्रेज के पास 3000 सेना था, इसके पास 50,000 सेना था। इसका सैनिक मीर जाफर था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव। अब सुनो, अब वहां पर हुआ क्या था कि लेकिन सेनापति ही गद्दार निकला इसका। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार कर भाग गए, लेकिन पटना में मीर जाफर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मतलब वो विश्वासघात करा दिया, सैनिकों को भड़का दिया समझ के। तो झगड़ा नहीं हो पाया, सिराजुद्दौला को लग गया कि हमारे साथ क्या हो गया है, विश्वासघात। वो भाग गया, पटना में चला आया, लेकिन मीर जाफर ओकरों के खोज लिया। तो जुलाई 1757 में मीर जाफर की हवेली में मीर जाफर के बेटे मीरर ने सिराजुद्दौला को फांसी पर लटकवा दिया, और अगले दिन उसकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमवा दिया। वो कलकत्ता में कोई जगह है, और आज यह ड्योढ़ी नमक हराम की ड्योढ़ी का है के नाम से जाना था। आज भी वो ड्योढ़ी है जिसको कहा जाता है नमक हराम की ड्योढ़ी। ये बहुत यही गलती किया था। हम लोग का देश गुलाम होने में सबसे जो नंबर बनाता है ये ससुरा ही आता है, क्योंकि सिराजुद्दौला ठीक न था, मार रहा था अंग्रेजों के, तो वो करे के मुआ दिया। कहा लिखा है नवाब बने खाती। लेकिन जो ये बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी में पूरा युद्ध हुआ था, वहीं से समझ लो कि अंग्रेज जो था ना भारत पे हावी हो गया। अब मीर जाफर बंगाल का कोची बना, अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। मीर जाफर को भी बाद में लग गया कि नहीं अंग्रेज गलती कर रहे हैं। 1760 ईस्वी में मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। 63 में मीर कासिम उसी का था, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। 63 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर को खिलाफ हो गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम को खिलाफ हो गया, फिर एक का बनाया गया। तो और 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब कंपनी कहा कि लगता है कि इन लोगों को नवाब बनाने से कोई फायदा होगा। 1765 में कंपनी ने सत्ता ताकत सब अपने हाथों में ले ली, और 1856 ईस्वी तक भारत को पूरे कंपनी ने अपने निगरानी में, यहां से धीरे धीरे 100 साल तक पूरा भारत को क्या कर लिया है, लोग कंट्रोल कर लिया। अब आया 1857 का विद्रोह। भारत के ब्रिटिश सैनिक में 85% सैनिक थे। अब पूरा कब्जा हो गया ना चारों तरफ। किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों सब चारों तरफ कब्जा कर लिया। 1857 में विद्रोह क्या हुआ था देखो। ब्रिटिश सैनिक में 85% कौन सैनिक थे? भारतीय सैनिक। एनाफील्ड राइफलों की कारतूसों में सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, सुअर का और गाय का चर्बी का, दोनों का। 29 मार्च 1757 को मंगल पांडे ने एक नई राइफल के प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिक ने नए राइफल के प्रयोग से मना कर दिया। उन्हें 10-10 वर्ष का सजा दिया गया। 10 मई को हर तरफ विद्रोह फैल गया, और यह विद्रोह
8 जुलाई 1858 तक चला। यही थे अपने मंगल पांडे। ये माना किए थे चर्बी वाला कारतूस ये लोग को प्रयोग करना पड़ता था, इसको खोलना पड़ता था दांत से। तो इस तरह से वो माना कि नहीं हम खोलेंगे। भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया कुछ समय बाद, और अब ब्रिटिश राज। अब हुआ क्या था देखो, आप लोग देखें ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 गो साझेदार था। साझा का काम ज्यादा दिन तक चलता, तो ये क्या हुआ कि इन लोगों में भी मतभेद हो गया। कोई कोई बढ़िया था, कहता था कि नहीं गलती हो रहा है। अब इंग्लैंड वाला कहा कि ठीक है सब जाओ ये जैसे। अब ब्रिटिश खाली इंग्लैंड यहां पे क्या कर लिया, शासन कर लिया अपना। अब भारत में वायसराय बनकर के आने लगा। याद है लॉर्ड लिटन, यह 1876 में आया, 1880 तक रहा। और यह 1878 में क्या नियम लाया था, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। और शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम मतलब कि आपको किसी को भी शस्त्र नहीं रखना है। और उसी समय हुआ था दूसरा अफगान युद्ध। महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। उसके बाद यहां पे आया लॉर्ड रिपन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को उसने निरसन किया, मतलब खत्म कर दिया। उसी समय पहला कारखाना बना। इल्बर्ट बिल विवाद उसी समय हुआ था, शिक्षा पर हंटर आयोग। इसके बाद आया लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, एल्गिन द्वितीय, कर्जन। अब देखो कर्जन आया ना, एक राज्य में हुआ था बंगाल का विभाजन। याद करो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। वो उसी समय बंगाल को क्या कर दिया, वो बांट दिया। ये लोग बहुत तेज था भारत में, ये देख रहा था कि कैसे हम लोग फूट डाल के जाए यहाँ से, ताकि ये लोग जुड़ने के बाद भी जुड़ ना सके, आजाद होने के बाद भी ये लोग जुड़ ना सके। पाकिस्तान का मैटर, बांग्लादेश का मैटर, ये सब खुद देके गया है कि ये लोग लड़ता रहे अब हमेशा अपने में। इसके बाद लॉर्ड मिंटो 2 आया। इसके बाद ये सब कुछ खास नहीं है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आया, इसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया 1911 में। और कलकत्ता पहले भारत का राजधानी था, वहां से किसने स्थानांतरित किया था, हार्डिंग ने। कहां बना दिया राजधानी, दिल्ली। इसके बाद जेम्स फोर्ड आया 1916 से 1921 तक। उसी समय हुआ था लखनऊ संधि, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की इसके राज्य में हुआ था। इसी समय कब से कब तक, 1916 से 1921 तक। जालियांवाला बाग हत्याकांड ओकरे काल में हुआ था 1919 में। इसके बाद आया लॉर्ड रीडिंग, ये 1921 से 26 तक। चौरा चौरी हत्याकांड इसी में हुआ था। और सहयोग आंदोलन वापस हो गया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। और काकोरी डकैती, काकोरी ट्रेन को लूटा गया था एक बार, तो ये इसके राज्य में हुआ। इसके बाद आया इरविन, साइमन कमीशन उसी साल आया था जब ये आया। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, दीपावली घोषणा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, डांडी मार्च शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ इसी के राज्य में। पहला गोलमेज सम्मेलन में भारत भाग लेने के लिए गया। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन में समझौता हुआ था जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, 1931 में हुआ था ये। इसके बाद आया लॉर्ड बिलिंगडन 1931 से 1936 तक, और ये इसके राज्य में कुछ ये कुल काम हुआ। इसके बाद में आया ये लॉर्ड लीनथियगो, ये द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय चालू हुआ था। त्रिपुरी संकट, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब घटना घटा था इसके टाइम में। और लास्ट में आया ये लॉर्ड वेबल। इसके बाद में आया लॉर्ड माउंटबेटन। भारत को स्वतंत्रता यही देके लास्ट में गया था 1947 में। अब पहला बार भारत के वायसराय बने चक्रवर्ती गोपालचारी 1948 से 50 तक। 50 में जब संविधान लागू हो गया तो इसको हटा दिया गया। 50 में जब अस्थायी रूप से इस पद को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, संविधान लागू हो गया। हम लोग के यहाँ पीएम और चीफ ये राष्ट्रपति, ये सब नियम लागू हो गया। इस पद को क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। चलिए अब देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था। सबसे पहले लॉर्ड लिटन जब आया था तो 1878 में कौन सा प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो अब ये जब लाया था तो उस समय प्रेस पे ये क्या करने का प्रयास किया था,
रोक लगाने का प्रयास किया था, कि बोला था कि प्रेस पे हम जो मर्जी वो छापने नहीं देंगे। तो इसके कारण ये 1979 में आर्म्स एक्ट, भारतीयों को शस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया, ये कि भारतीय कोई शस्त्र रख लिया ना गैर कानूनी है। लॉर्ड रिपन का किया, हिल्बर्ट बिल लाया, यूरोपीय नागरिक के मुकदमे की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते थे, लेकिन इसे तुरंत वापस ले लिया। हुआ क्या था देखो, मान लो कि भारत के जज यूरोप में कोई घटना घट रहा है, उसका सुनवाई कर सकता है, लेकिन बाद में तुरंत कहा ना 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 ये ठीक नहीं है, इसको वापस ले लिया गया। अगला हुआ लॉर्ड कर्जन, 2-3 को काम किया, ये बंगाल विभाजन कर दिया। 1899 ईस्वी में कलकत्ता कारपोरेशन एक नगरपालिका निर्वाचित सदस्यों में संख्या में कमी कर दिया, गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या कर दिया, वृद्धि। 1994 में विश्वविद्यालय अधिनियम या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय पर नियंत्रण को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लॉर्ड मिंटो आया तो क्या किया, देशद्रोही सभा अधिनियम ला दिया। हाँ 1904, ये क्या किया कि देशद्रोही सभा अधिनियम ला दिया। देशद्रोही सभा अधिनियम का मतलब क्या होता है कि देश में जो भी सभा होगा जो देश हम लोगों के खिलाफ होगा उस पर बिल्कुल रोक लग जाएगा। और इंडियन प्रेस एक्ट लाया कि कोई भी हम लोगों के खिलाफ कुछ लिखेगा नहीं। डलहौजी द्वारा संरचनात्मक योजना को ये से चालू किया, ये सब बढ़िया से ढंग से चालू किया। अंग्रेजी शिक्षा भी चालू किया ये, और इसके राज्य में ये सब हुआ। आर्थिक कारण क्या था, भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग को क्या लगा था, धक्का लगा था। धक्का का मतलब कम हो गया था। गांधी जी पता है सूत काटते थे, चरखा से सूत काटते थे। सूत क्यों काटते थे, वो एक संदेश देना चाहते थे कि आप कुटीर उद्योग को बंद मत कीजिए, क्योंकि इंग्लैंड यहां से बहुत ज्यादा कपास वगैरह ले जाता था और कपड़ा बना करके हम ही को क्या करता था, वो हम ही लोगों को बेचता था। तो वो सब पे थोड़ा रोक लगा दिए। तो ये इंग्लैंड में कपड़ों की, इंग्लैंड के कपड़ों की भारत में बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं था। बेरोजगारी बढ़ गई। अब भारत में बने कपड़े पर भारी कर लगा दिया। जो भारत पर कपड़ा बनता था भारत में, उस पर टैक्स बढ़ा दिया ये लोग। इंग्लैंड में जिससे कपड़ा आता था उस पर कोई टैक्स नहीं था, वो सस्ता करवा दिया। तो कौन चाहेगा कि हम लोग दूसरे देश का खरीद ले, सस्ता पड़ेगा वो। ये आर्थिक कारण था। दूसरा है सामाजिक कारण क्या था, काला और गोरा। भारतीयों को क्या देखता था ये लोग, हे दृष्टि से, हे दृष्टि समझ में आता है ना, नीच देखना, उसके जैसा लगता है कोई है ये नहीं है, हे दृष्टि से देखता। विदेशों में भारतीयों के साथ क्या होता था, बुरा व्यवहार होता था। गांधी जी को उसी समय लात मारा था ना ये लोग, हट तू काला आदमी, हम लोगों के साथ पहले दर्जे में कैसे चढ़ गया रे, जाओ तृतीय दर्जे में जाओ, थर्ड क्लास में जाओ। तो बोले थे कि हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन जबरदस्ती सामान सहित फेंकवा दिया था इनको बहरी ट्रेन के। तब वहां से भाग के सीधे भारत आए। बोले कि तू लोग हमको ट्रेन से मारा है लात ना, हम तुमको कहां से लात मारेंगे, देश से, देश से लात मार के भगाएंगे। भगाइए के माने वो, इसे देखो संकल्प इसी को कहा जाता है ना। देखो आप लोग हैं कि थोड़ा सा संकल्प तो आज हम जाके इतना पढ़ लेंगे, तो उनको ऐसे नींद खली आया होता है नहीं सन। वो आदमी को जेल भेजा गया 3 बार, कितना बार समझाया, कितना बेइज्जती किया गया। बोले कि ना तेरे को भगा के मानेंगे तो मानेंगे। और सच में देखो, साबरमती के लाल तूने कर दिया ही कमाल, नोट पर भी आ गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पर कोई कृषि कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। भारत में भी रेलगाड़ी, सड़कों पर, होटल में भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार होता था। मतलब भारत में भी, विदेश में तो छोड़ो, इंडियो में इंडियन से घृणा करता था सब। भारतीयों में अंग्रेज के प्रति क्या हो गई, घृणा उत्पन्न हो गई। भारत में शासन भार सिविल सिविल यूपीएससी वालों के हाथ में था। किसके हाथ में था,
मतलब सिविल सेवा के हाथ में था और सैद्धांतिक रूप से इस सेवा का चुनाव प्रतियोगिता में भारतीय उम्मीदवार भाग ले सकते थे, लेकिन इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बड़ा कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि परीक्षा का आयोजन कहां होता था? इंग्लैंड में। तो सब भारतीय इंग्लैंड कैसे जाएंगे खर्च लगा के? अगर कोई भारतीय सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके क्या कर जाता था? उसको हटा दिया जाता था कि नहीं, इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। तो ये सब भी एगो प्रॉब्लम था सामाजिक कारण में। धार्मिक कारण क्या था? देखो, भारत विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अगर आप किसी चीज को भी धर्म से जोड़ दीजिएगा तो बहुत जल्दी जोर पकड़ता है, क्योंकि सब लोग लगता है कि नहीं, धर्म पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों ने राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यार्थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियमकिंस, यूरोपीय विद्वानों में भी भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद उदय कैसे हुआ? ये सब बहुत सारा लेख का कार्य है। सामाजिक कारण क्या था कि हे दृष्टि से देखना, होटलों में, ट्रेन में, बस में, ऑटो में, सड़कों पर दुर्व्यवहार करना। जानते हो अंग्रेजों किस दुर्व्यवहार करता था? जैसे नाली में से जब कुत्ता निकल के आता है तो लोग उसको अपने पास आता है तो क्या करते हैं? लाठी डंडा ढेला मारने लगते हैं कि बक वो मत करिए। वो सही अंग्रेजवा करता था। कौनो आता था ना इंडियन, कहां से अगर यू इंडियन गेट आउट, तो ये लोग भगा देता था। नहीं होता है? अभी कोनो कोनो छोटकन लड़कन को देखना, कोनो करिया लड़कन को देखेगा ना आदमी के तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वो अपन मुंह कबो नहीं देखा है लेकिन वो देखेगा तो भयानक दिखेगा ओकरा। वही हाल होता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी था उसमें। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था? देखो, उस समय भारत में शासन किसका था? ब्रिटेन का। भारत के सैनिक को लगा कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ने पर अंग्रेजी सरकार उदार होगी। नहीं होता है कि हम प्रशासन कर रहे हैं, चलिए हम आपका सब काम कर रहे हैं, तो लगा कि ये लोग तो ना हमारा हेल्प करेगा। युद्ध के आरंभ में भारत में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य एक जिम्मेदार सरकार का गठन है, अतः तो लोकतंत्र का गठन किया जाएगा। महात्मा गांधी, तिलक नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के आश्वासन पर भरोसा था और वे सैनिकों को भेजने का समर्थन कर रहे थे। महात्मा गांधी भी बोले कि चलो जाओ, ये लोग अगर जाओगे ना तो ये लोग हम लोगों को क्या कर देगा, फिर छोड़ देगा। भारतीय लोगों के पास बेरोजगारी था। पैदल सैनिक का मासिक वेतन खाली 11 रुपया था और तो उन्हें लगा कि उस पैसे से उनका परिवार का क्या हो जाएगा, भरण पोषण होगा, तो पैसे कुछ मिल जाएंगे। 11 लाख से अधिक सैनिक युद्ध में विदेश भेजे गए। भारत से कितना सैनिक गया? 11 लाख। ये सब सैनिक गया विदेश युद्ध लड़ने के लिए, और 74,000 सैनिक तो वापस ही नहीं आए। उसमें से जो वापस आया 74,000 तो वापस ही नहीं आया। पहले तो 23 सैनिकों का 70,000 सैनिक का कोई अंग हमेशा के लिए जा चुका था। ये दो काम हो गया। चलो कोई बात नहीं, युद्ध है, होता रहता है। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटेन क्या कर गया? वादों से मुकर गया। बोला था कि ना हम कुछ नहीं की कहले, हम नहीं जानत कैसन संधि, कैसन बात, हम कुछ और राहत ना देंगे। भारतीय और भारतीय नेताओं में कांग्रेस से विश्वास टूट गया। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। 1915 में हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। हुआ क्या आप देखो यहां से,
उस समय एके पार्टी था 1885 में जो बना था कांग्रेस। हाँ, एके पार्टी था कांग्रेस पार्टी 1885 में बना था। कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी। बहुत लोग थे, एके पार्टी था तो सबको लोगों को नेता था। ये लोग कहा कि देखो भैया, तू लोग अगर जाओगे ना लड़ने के लिए तो ये अंग्रेज लोग थोड़ा सा राहत दे देंगे। तो सबको लगा कि चलो पार्टी वाला कह रहा है, चलो चलते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ किया नहीं। तो नहीं कहता कि ये पार्टी पर तुमको भरोसा। तो उसी समय 2-3 और पार्टी बना। चलो बताओ, गदर पार्टी कब बना? 1913 में। ये काहे बना था? कांग्रेस से विश्वास टूटा कि जो ये कहता है वो होता। 1915 से 17 के बीच में तिलक और आयरन से पहले तो होम रूल लीग की स्थापना की है। ऑब्जेक्टिव आया है कि एनी बेसेंट और तिलक ने किसका स्थापना किया था? तो होम रूल लीग का। समझ में आया? और 1915 में हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखो क्या हुआ। महंगाई बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में क्या होने लगा? प्रदर्शन। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में। अब अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। तब अब सुनो, अब इसको दबाने के लिए क्या किया? 19 मार्च 1919 को भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। जब ये प्रदर्शन होने लगा इन लोग के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तब भारत में एक एक्ट लागू किया गया जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में क्या था ना 19 में, इसमें रॉलेट एक्ट में देखो क्या था। काला कानून कहा जाएगा भारत के लिए, भारतीय की आजादी को बलपूर्वक छीनना। भारतीय की आजादी मतलब अधिकार नहीं देना कुछ हो। क्यों? स्थापना हुआ 26 जनवरी 1919 में और ये भारत में 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। क्या था रॉलेट एक्ट में? सुनो, अब देखो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। रॉलेट एक्ट, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। मतलब अब कोई को उठा के, हम चाहेंगे तो इसको उठा के जेल में डाल देंगे। किस एक्ट की तरह? रॉलेट एक्ट लगा है इस पे। दूसरा चीज, इस कानून के तहत केस दर्ज करने वाले व्यक्ति का नाम तक जानने का अधिकार नहीं था। जैसे इसको पकड़ने के लिए पुलिस आएगा, ये पूछेगा ना कि काहे पकड़ के ले जा रहे हैं, के केस किया है हमारा पे, ये तो बताइए। तो नाम तक जानने का अधिकार, ये कौन बात है? हमारा के जेल में ले जा रहे हैं, यो तो बताइए कि जेल में भेजवा के रहा है, केसवा के किया है? तो ना, ये क्या है? रॉलेट एक्ट है। तीसरा, राजद्रोह के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अगर अंग्रेज के खिलाफ कोई बोल देगा तो अलग न्यायालय में होकर सुनवाई किया जाएगा। अगर किसी मुकदमे पर फैसला आता है तो उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। लो, अगर कोई अदालत फैसला सुना दिया कि इस मामले में आपको 20 साल का सजा दिया जा रहा है, तो आप जाकर के हाई कोर्ट में ओकरा से अपील भी नहीं कर सकते हैं कि देखिए गलती हुआ है। अभी क्या है, अभी सिविल कोर्ट में होता है ये सब। सिविल कोर्ट से हम लोग उससे जिला न्यायालय में जाते हैं, जिला के बाद में हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है आदमी। इतना तो ऑप्शन है। और वो कहा ना ना कैसनो कोर्ट फैसला सुनाया, काम खत्म। राजद्रोह से जुड़े मामलों में जजों को बिना जूरी की सलाह और सुनवाई के स्वतंत्र फैसला सुनाई का अधिकार दे दिया गया। मतलब क्या है? राजद्रोह हुआ है, जैसे हमको राजा का कोई नियम तोड़ने का अधिकार आरोप लग गया, अब इस मामले में वकील भी नहीं आएंगे, बस जज सुनेगा क्या हुआ है जी, तो ये राजा को मान लो गाली दे रहा था, तो बस जज फैसला सुना दिया। ये भी जानने का प्रयास नहीं किया कि बतिया सही था कि गलती था। इस कानून के तहत सरकार को किसी भी प्रेस और अखबार में बलपूर्वक अधिकार छीनने का हक था। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश से कभी भी देश से निष्कासित किया जा सकता था। मतलब ये पूरा तरह से भारतीयों को मुट्ठी पे बांधने का एगो एक्ट लागू किया गया जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। समझ में आ गया रॉलेट एक्ट? अरे बोलो, कब लागू हुआ? 19 मार्च 1900, खाली 19 याद करो।
13 अप्रैल है तो जालियावाला बाग है। अब देखिए इसके विरुद्ध क्या होने लगा, परिणाम क्या हुआ इसका, जबरदस्त विरोध, आंदोलन शुरू हो गया, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। गांधी जी बोले कि हाँ ये जो आंदोलन होगा किस तरीके से होगा, अहिंसक, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे क्या होने लगा, हिंसक होने लगा। हिंसा और दंगा का रूप लेने के बाद गांधी जी ने इसे आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन पंजाब में यह आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जोर मतलब बहुत तेज हो रहा था। 9 अप्रैल को अंग्रेजों ने 2 प्रसिद्ध स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को विरोध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में क्या हुआ ना, अभी पंजाब में होगा अभी तुरंत जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी बोले कि देखो ये आंदोलन जो होगा थोड़ा शांतिपूर्वक होगा, लेकिन शांतिपूर्वक हुआ नहीं, तोड़फोड़ होने लगा। गांधी जी बोले कि वापस ले लिया जाए, लेकिन पंजाब में और तेज पकड़ लिया। अमृतसर के लोगों द्वारा उसकी रिहाई पर मांग के लिए प्रदर्शन किया गया। जालियांवाला बाग में जो सभा लगा था वो 2 को सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में था। वो गुस्साई लोगों ने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल सहित कई बैंकों और अन्य सरकारी इमारतों पर हमला की आग लगा दी। ब्रिटिश सरकार का संचार माध्यम बंद हो गया, रेलवे लाइंस भी क्षतिग्रस्त हो गई। 5 ब्रिटिश अधिकारी और कुछ भारतीयों की मृत्यु भी हो गई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध सभा का आयोजन किया गया। ये जालियांवाला बाग में जाइएगा तो एकदम ये मिलेगा ऐसा ही शुरुआत में। ये हम गए हैं अभी यहाँ पर कभी, तो सब कुछ वैसे गोली वोली का निशान तक है वैसा सब कुछ, जाइएगा ना तो सब कुछ है वहां पर। हाँ चलेंगे, टूर पर ले आकर चलेंगे आप लोग को, हम घूम के आ गए हैं, अब बकबक नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीयों के लिए काला दिन। ये किसके खिलाफ में था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में था। रॉलेट एक्ट देखो हुआ क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ, उसके खिलाफ में विरोध हो रहा था। विरोध के कारण 2 गो नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल सेन को ये गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में पंजाब में एगो मीटिंग हो रहा था, जालियांवाला बागे नामे था उसका, उसी के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी किसको कहा, जैसे हम लोग की तरफ खिचड़ी मेला होता है ना, वैसे ही बैसाखी उधर होता है। कारण क्या था, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां का सैन्य कमांडर था जनरल डायर, वायसराय था जेम्स फोर्ड, याद है जेम्स फोर्ड। घटना था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी के मौके पर लोग अपने परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। खबर सभा की खबर सुनकर बाग में पहुंच गए, नहीं होता है कहीं भीड़ लगाता है आदमी और जाके देखने लगता है क्या हुआ है। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़ा होकर के भाषण दे रहे थे, तभी जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर के वहां पहुंच गया, पूरा हथियार लेके पहुंच गया। नेताओं ने जब सैनिकों को देखा, मौजूद लोगों से शांत रहने के लिए कहा। वो गेटवे पे खड़ा हो गया, मेन गेटवे पे सब, और वहां बंदूक लेके खड़ा है। जब नेता लोग देखे तो बोले कि कुछ बोलना, शांत रहना। वो लोग का किया ना, तो कुछ बोलवे नहीं किया और डायरेक्ट क्या चालू कर दिया, बाग में चारों तरफ से घेर कर बिना सोचे समझे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मतलब वो जैसे खड़ा होकर कोई गोली चलाने लगा सीधे, मेन एक गेटवे है। सैनिक लोगों पर 10 मिनट गोलियां चलाते रहे। 1000 लोग वहीं मर गए, 1500 लोग घायल हो गए। ब्रिटिश के अनुसार 379 लोग मरे और 1200 लोग घायल थे। आंकड़ा गलत बताया। जनरल डायर ने झूठा बयान दिया,
कि भारतीय फौज ने उन पर हमला किया, इसीलिए जवाब में गोली चला। वो झूठो बोल दिया कि ये लोग हमला कर दिया था हम लोगों पे। ये पूरा चारों तरफ से घेर के इसे मारा गया था, एकदम समझ लो कुत्ता जिसे मारा जाता है ना, घेर करके, कटा कुत्ता है उसको घेर कर मारा गया, वैसे मुआया था सब, एकदम जबरदस्त मार मारा था। सोच लो 1000 लोग मरना एक एक बाग में, एक ही जगह, कम समझ रहे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। घटना कब का? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1900। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। ये तो ज्यादती हो गया ना, कि ये क्या कर दिया तू लोग। मार्शल लॉ क्या होता है? इसमें कर्फ्यू आदि विशेष कानून होते हैं। लोग वहां पर एक जगह से दूसरे जगह नहीं घूम सकते, सिविल कोर्ट बंद हो जाते हैं, सिविल राइट खत्म हो जाते हैं। आर्मी चाहे तो किसी को भी जेल में डाल सकती है या वहीं पर मार सकती है। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। इसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। हंटर कमीशन ने 1920 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1 साल लग गया। जनरल डायर पर आरोप लगाते हुए उसे पद से हटा दिया गया और भारत में कोई पद नहीं देने का फैसला किया गया और उसे लंदन भेज दिया गया। अब उसी समय एक आदमी आया, उधम सिंह, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय मौजूद थे। मरे लोगों का सही आंकड़ा नहीं बताने पर तिलमिला गया ये आदमी और हाथ में मिट्टी लेकर के कसम खाया कि जब तक जनरल डायर को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम यहाँ पे सैन का सांस नहीं लेंगे। जनरल डायर कहाँ भाग के चला गया है? लंदन भाग गया है, अपना देश भाग गया है। उधम सिंह कह रहे उत्तर को मुआएंगे, हम तोरा के मुआएंगे। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए, पहुंच गया। अपने देश का वो बेटा था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन में कॉक्सटन हॉल की बैठक थी, जिसमें डायर भी शामिल होने वाला। पहुंच गए। सोचो 1919 में घटना हुआ, 20 में रिपोर्ट आया, रिपोर्ट गलती आया। एक पागल खिसिया गया हम लोगों के देश का कि मारेंगे, और पागल नहीं कहा जाएगा, मतलब देश के लिए पागल और देश प्रेमी कहा जाएगा उसको। और लंदन पहुंचा है मारने के लिए, ओकरे घर में घुस के मारेंगे। 34 में पहुंचा, 40 में मौका मिला, मतलब एक आदमी पूरा जीवने लगा दिया ओकरे पे कि तोरा के मारेंगे। शामिल होने वाला था, यही थे उधम सिंह। देख रहे ना, सीधे गोली चला है सरदार उधम सिंह। मोटे किताब का, अब देखो बंदूक किसे ले जाए, मोटा एगो किताब लिए, और किताबिया काट दिए थे, काट को ही में बंदूकिया रख दिए। अब इसे लेके घूम रहे हैं तो किताब लग रहा है वो का पता है, खोलिएगा तो बंदूक निकलेगा। बैठक के बाद दीवार के पीछे से डायर को गोली मार दी, वहीं मर गया। उधम सिंह भागे नहीं, वो भागे नहीं। उधम सिंह से नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मोहम्मद सिंह आजाद। 3 गो जादी का नाम ले लिए के में, मोहम्मद सिंह आजाद, नाम ही नहीं बताया अपना। और 4 जून 1940 को उन्हें दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई को 1940 को पेंटन विले जेल में उसे फांसी दे दिया गया। वो जानबे करते थे कि ऐसा काम करेंगे तो मरबे करेंगे, लेकिन वो होता कि तुमको तो मारेंगे भैया। अब शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन 1 अगस्त 1919 को, और वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को। मुख्य नेता थे इसके महात्मा गांधी। हुआ क्या था देखो, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन समाज को विघटित कर दिया गया। तुर्की सुल्तान को अपने देश प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था
अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। हुआ क्या था देखो, दूसरा देश में पूरे मुसलमान का एक खलीफा हुआ करता था जो तुर्की का सुल्तान था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो ये भारत में जो मुसलमान थे उनको भी अच्छा नहीं लगा। जैसे अभी देखिएगा इस बार के आईपीएल में लगभग हमको लगता है कि ऐसा हुआ है, बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया है। कुछ कारण इसका राजनीतिक भी हो सकता है कि थोड़ा हिंसा उंसा हुआ था वहां पे, तो उस कारण से भी हो सकता है। ये दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। 1920 के प्रारंभ में तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये 2 नंबर में आता है प्रश्न। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन था, इसका प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को। जनवरी 1921 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? सरकार का सहयोग न करना तथा उसके कार्य में बाधा डालना। राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें चालू हुआ आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 ईस्वी में हुई। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, खिलाफत आंदोलन में सहयोग देकर के मुसलमानों को पर भरोसा दिलवाना। पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय पाना। और स्वराज की प्राप्ति, मतलब अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की भी कोशिश उसमें की गई थी। ये 3 को कारण था, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन के परिणाम का निकला। असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग न करना, आप जो करेंगे उसमें हम बाधा डालेंगे। असहयोग आंदोलन में जनता का अपार सहयोग मिला। देश की शिक्षण संस्थाएं छात्रों के त्याग के कारण बंद हो गई। अब सोचो कोई इंस्टीट्यूट उसमें पढ़ने ही नहीं कोई जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक होकर भाग लिया। खूब जबरदस्त आंदोलन हुआ। इस आंदोलन से न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्याय का निवारण हुआ, लेकिन कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ क्या होता, आंदोलित उठा। एक तो हो गया कि सब मिला कुछ भी नहीं, लेकिन एक जो भरोसा था कि ना ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, ये फिर से क्या हो गया, जग गया, जो कि विश्व युद्ध में खत्म हो गया था उस सैनिक वैनिक भेजने पर। क्यों वापस लिया गया था? इसका कारण भी था। एगो चौरा चौरी हत्याकांड, जबरदस्त हत्याकांड था, हम समझाए भी थे। देखो थानवा जला दिया था पूरा, उसमें 22 को पुलिस मुकर्मी मर गए थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, जहां के कौन है, योगी, बुझा रहे ना, गोरखपुर के मठ का प्रदर्शनकारी का पुलिस पर द्वारा फायरिंग हुआ। अब पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का हमला हुआ। वो लोग गोली चला रहा था, ये लोग दौड़ के गया मारने के लिए। वो पुलिसिया डर के भाग गया, थाने में घुस के अंदर से ताला बंद कर दिया, सोचा कि निवारण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बाहर से ताला बंद कर दिया और थाने में आग लगा दिया। निकला सन बहरी, अपनो तलवा खोल पसंद, देखो बहरी से ताला मारल बा। 22 पुलिसों को क्या कर दिया गया। इस घटना के कारण गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 22 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के लिए गांधी जी कहां चले गए? अब जेल में। चलिए अब महाराज जेल में 6 साल गांधी जी जेल में थे, वहां पे बहुत सारा रहता था उसी समय। ये चौरा चौरी का हत्याकांड था। इसमें चारों तरफ से घेर करके थानों को क्या कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919
मॉन्टेस्क्यू फोर्ड सुधार अधिनियम को ही 1919 का अधिनियम कहा जाता है। इसमें भारत में अंग्रेजों के शासन संबंधी नियम बनाए गए थे। साइमन कमीशन का हुआ। अब देखो 22 में गांधी जी कहां चले गए? जेल में ना। कितना दिन के लिए गए हैं? 22 और 6 28 निकलेंगे, 2-4-5 साल बाद निकलेंगे। तो ये इधर आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? 7 को उसमें सदस्य था। तभी अंग्रेज मतलब फिर से एगो रूल आया, रूल करने के लिए एक दल आया भारत में। अब ये सोचो 1927 यानी कि उस समय 20 साल पहले का बात है, अब जब देश आजाद होने वाला है तब का बात चल रहा है। उसका अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। 3 फरवरी 1928 को क्या आया? भारत में आया। लक्ष्य क्या था कि भारत में जो शासन होगा उसका विषय में निर्णय कौन लेगा? ये विदेशी लेगा। ये कौन बात हो गया? हमारे विषय में तू निर्णय लेगा। परिणाम क्या हुआ इसका? सभी सदस्य अंग्रेजी थे। भारतीयों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। बोला कि तो हम लोग का अपमान है। 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और सभी नेताओं ने साइमन कमीशन के बहिष्कार को फैसला लिया। बोला कि हम लोग इसका फैसला करेंगे। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो काले झंडे और साइमन गो बैक के नारा लग रहा था। इसका नहीं है क्या जी? ये तो आगे चले गए, इसका फोटो नहीं लाए। साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। काला झंडा से उसका स्वागत किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रपट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय साइमन लाहौर पहुंचा। मतलब क्या हुआ ना कि 7 को सदस्य इंग्लैंड से आ रहा था यहाँ पे। निर्णय क्या वो लोग काम कौन था? भारत में जो शासन का निर्णय होगा वो लोग लेगा। अब मान लो कि भारत के आदमी का निर्णय भारत में आदमी का निर्णय जो होगा वो कोई अंग्रेज लेगा? ये दिक्कत है ना। तो उस पर वो घुसा गए सब कि 7 के 7 क्या रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद साइमन गोपाई के क्या लगने लगा नारा कि साइमन तुम वापस जाओ। तो ये लोग बोला ना कि हम लोग इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व शेर पंजाब लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय बोले कि हम इसका प्रदर्शन करेंगे। मतलब प्रदर्शन मतलब क्या होता है कि विरोध करना चालू करेंगे। नौजवान सभा के स्थापना क्रांतिकारियों ने प्रदर्शन का प्रबंध संभाला। उसमें कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। जहां से साइमन को निकलना था वहां बड़ी भीड़ था। एक रास्ता होता है ना जहां से निकलने लगता, बड़ी भीड़ होता है। जाओ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने उप अधीक्षक सॉडर्स को लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया। हट नहीं रहा था सब आगे से प्रदर्शनकारी। तो बोला मारो इन लोगों को, अब इन लोगों को मारो। भगत सिंह और उनके साथियों ने अत्याचार देखा, परंतु लाला लाजपत राय ने शांत रहने के लिए कहा। जब लाठी से मारने लगा ये लोग तो भगत सिंह और बाकी देखा। तो लाला लाजपत राय उसका नेतृत्व करे, बोले छोड़ दो, मार रहे तो मारने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरफ विरोधी नारा गूंज रहा था। प्रदर्शनकारी को पुलिस लाठी से क्या कर रहे थे? पीट रहे थे। इतने में स्वयं स्कॉट लाठी लेकर लाला लाजपत राय को निर्दयता से पीटने लगा। वे बुरी तरह से घायल हो गए। अब मेन नेते को स्कॉट भी आया, मेन लिया लाठी लगा मारने, वो बुरी तरह घायल हो। 17 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाठी से इतना पीटा को मरिए गए। वो मरने से पहले कहा मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन के कफन की अंतिम कील साबित होगी। बोले कि लगता है ये लोगों का अंत आने वाला है, टेंशन मत लो। ये लोग अब ये हम पर जितना मारा है ना ये सब ई लोगों पे निकलेगा। ये सब मर गए लाला लाजपत राय। भगत सिंह और उनके साथियों ने खून के बदले क्या लेने के लिए बदला किया? खून। और स्कॉट को मारने का प्लान बनाया।
10 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल, दुर्गा भाभी एकत्रित हुए। ये सब पूरा एक गुट बना। भगत सिंह ने कहा कि उसे मारने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। भगत सिंह बोला कि हम ओकरा के मारेंगे। सोची हुई योजना के अनुसार 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे साइकिल को खराब हो गई है। चंद्रशेखर आजाद के पास डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 4:15 बजे 17 दिसंबर 1928 को सॉडर्स दफ्तर से बाहर आया तो स्कॉट समझ करके राजगुरु ने गोपाल के इशारे पर एक गोली चलाई। भगत सिंह ने उसके सिर पर 3 से 4 गोलियां चलाई और वह मर गया। मतलब मारना था स्कॉटवा के, काहे मारना था? लाला लाजपत राय के लाठी से पीट पीट के क्या कर दिया था? वो मार दिया था। यही पर ये तीनों लोग खिसियाए थे कि मारेंगे उसको हम लोग। सब कोई प्लानिंग कर लिया। और हुआ क्या था ना, देखो, जैसे कि ये मान लो कि कोई दफ्तर है, एगो साइकिल बिगड़ गया, चैनवा चढ़ा रहे थे, उसका नौटंकी कर रहे थे, खाली कि देख रहे थे कि क्या है उसमें। कोनो कोनो ऐसे व्यस्त मुद्रा में से टहल रहे थे, देख रहे थे कैसे लगे। इन्हें 2-3 को बंदूक लेके खड़ा था। स्कॉटवा नहीं निकला। कौन निकला? सैंडर्स निकला। अब वहां पे होता क्या है ना, वो लोग सब एक के जैसा लगता भी है। अंग्रेजवा सब एक के जैसा लगता है। वो हम लोगों का जो अंग्रेजवा पहनता था ना, वो लोग पहले ड्रेस, वो हम लोगों के यहाँ बैंड बाजा वाला पहनता है, लाल वाला। वो सब एक जैसा पहनता भी था, बैंड बाजा वाला ड्रेस। तो वो पहन के निकला, उसको लगा कि वही है, ये लोग गोली चला दिया। सैंडर्स वहीं पे क्या हो गया? मर गया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चनन सिंह ने इसका पीछा किया। वो दौड़ा मारने के लिए लोगों। चंद्रशेखर आजाद ने सावधान किया कि आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। वो माना नहीं, पक्का अपना स्वामी भक्त था, वो नहीं माना। आजाद ने गोली चला दी, मर गया। हर तरफ पोस्टर चिपका दिया कि हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। वो चारों तरफ चिपका दिया कि हम लोग बदला ले लिए। उन लोगों को लगा कि स्कॉटो में मर गया। भगत सिंह का जन्म जो था, थोड़ा सा चलते हैं भगत सिंह के बारे में। 27 सितंबर 1907 जिला लायलपुर, गांव बंगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के। जालियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना मिलते ही 12 मील, लगभग 19 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंचे थे देखने के लिए। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए हिंसा आंदोलन में पढ़ाई छोड़ करके भाग लेने चले गए थे। बहुत खतरनाक आदमी थे ये। 12 साल के थे अभी। वो 13 वर्ष में वो आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है ना, सूर्यवंशी। 12 साल में राजे चले गए थे कहाँ? एकदम खिसिया गए थे। 14 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलें और पुस्तकें और कपड़े जला दिए। हम ना पढ़ने जाएंगे सरकारी स्कूल में, ये सब ये अंग्रेजों के पढ़ावल हम ना पढ़ेंगे, अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे। 1921 में गांधी जी द्वारा चौरा चौरी हत्याकांड में किसानों का साथ नहीं देने पर वे चंद्रशेखर आजाद के साथ गद्दार पार्टी के हिस्सा बन गए। वो पहले गांधी के समर्थक थे, लेकिन गांधी जब वो चौरा चौरी हत्याकांड में वो ये सब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ, तो गांधी जी क्या फैसला नहीं लिए? क्योंकि गांधी जी बोले थे कि अहिंसक होगा। तो लोग 22 को मुआ दिया। गांधी जी कहते थे कि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा का मुंह रोको, तो ये बोलते थे कि ना हम ना रोकम, वो एगो को मारी हम 5 को मुआई। तो कहां से मिलेगा? अब दिमाग मिलेगा? अब तो मारने वाला है, वो कह रहे हैं कि नहीं मारो नहीं, शांत रहो, बचाओ। तो ये सब गड़बड़ था यहाँ पे। ये थे अपने भगत सिंह। 9 अगस्त 1925 को आजाद के साथ मिल करके काकोरी नामक छोटे स्टेशन में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिए थे लोग पैसा के लिए, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अंग्रेजों ने धरपकड़ तेज कर दी तो भगत सिंह और सुखदेव लाहौर चले गए अपने देश जहां थे। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह एक खटाल खोल दिया और दूध का कारोबार करने लगे। परंतु सुखदेव ढेर सारा दूध पी जाते थे और दूसरों को भी मुफ्त में पिलाते थे। सुखदेव जो थे ना उसके साथ में, वो कुल दूध पी जाता था सब, और दूसरों को भी पिलाता था। भगत सिंह की वे शादी करना चाहते थे, परंतु भगत सिंह ने कहा
कि मैंने अपना शरीर अपने बड़े काम के लिए अपने देश को दे दिया है, शादी करके एक लड़की को नहीं सौंप सकता। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की क्या कर दिया, हत्या। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए, अब देखो उनको मारा कहा गया था, ये लोग अपना कुछ बात कहना चाहते थे, ये लोग बात ये नहीं सुनता था ये भगत सिंह का, तो बात नहीं सुनता था। तो ये जानते हो क्या, कभी कभी देखे होंगे वो बारात वारात में, चाहे कभी कोई जाता है, टीवी में देखे होंगे, एक वो जाता है थानेदार बंदूक लेता है मारता है ऊपर, तो सब लोग कान उधर करके सुनते ही अब कि क्या बात है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कहता है ना। तो वैसे ही ये गए, असेंबली चल रहा था वहां पे, एक बम ले गए थे, ये लोग के पास बंदूक नहीं था ना, ये लोग बम को लेकर गए थे छोटी को। अब बमवा कहीं दूसरा और फेंके, ई गाय खाती कि के फेंकला देखे ये हो ना, तो वो बात रखने के लिए बम फेंकेंगे। पहला भगत सिंह, दूसरा बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जॉर्ज सूस्टर अपनी मेज के नीचे छिप गया, वो जो मेन नेता था ना उस जगह, वो अपना टेबल के नीचे घुस गया, डरे क्या हमारा फेंका। तो सर्जेंट इतना भयभीत था कि इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकता था, मतलब ये लोग चाहते ना तो भाग जाते थे, ये लोग इतना डराया हुआ था अंग्रेजवा कि पकड़ने नहीं आ रहा था कि ना 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 अपना जी पकड़े बनी के मार दिया सन, का पता बम ले लो ये सन, तो ये तो ना डराया था। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से क्या बन गए, बंदी। लेकिन अब उसे जेल में रख दिया गया, वही मुकदमा भी चला। इसके बाद दोनों को लाहौर ले जाया गया, परंतु भगत सिंह को मियावली जेल में रखा गया, भगत सिंह को मियावली जेल में रखा गया। 23 मार्च 1929 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस मतलब कुछ बात नहीं था, गांधी जी चाहते तो बचा लेते, लेकिन गांधी जी को लगा कि ये लोग बम फेंका है, प्लस में भागा नहीं है, तो उनको लगा कि लोगों को सजा नहीं होगा, फांसी का सजा सुना दिया इसको सफा। अब देखो फांसी के पहले, अच्छा फांसी के पहले आदमी बैठ कर रोएगा कि अब तो मरने वाले हैं, अब हम कमा के क्या करेंगे, अब हम जी के क्या करेंगे, हम खा के क्या करेंगे, सोचता है ना आदमी। ये देखो क्या कर रहे थे भगत सिंह, लेनिन याद है, ओकर जीवनी पढ़ रहे थे। आदमी आधा घंटे बाद मरने वाला है और वो आदमी बैठ के पढ़ रहा है, तो दिमाग कितना खतरनाक है। अच्छा दिमाग संतुलन में रहेगा जी, 1 घंटा बाद मरने वाला है आदमी, पता है कि फांसी देगा हमको, हम बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, और वही नहीं, अंतिम इच्छा में वे लेनिन की जीवनी को पूरा करने का समय मांग रहे हैं। बोला गया कि बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो बोला कि जो उनकी दबिया है वो पूरा पढ़ना चाहते हैं हम। जो पढ़ के का लेनिन को सुनाइएगा जाके, स्वर्ग में चाहे नरक में मिलेगा तो सुनाइएगा कि देखा ना तारा के इंडिया में का तारा बारे में छापल बा। जेल अधिकारियों, जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उन्हें फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। और फिर क्या किया था ना, 1 मिनट बाद वो कितबिया ऐसे उछाले थे, उछा के बोलते चलो अब ले चलो हमको। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती से गा रहे थे, गाते हुए तीनों गए। फांसी के बाद कोई आंदोलन न भड़क गया, जानते हो, इन लोगों को फांसी 1 दिन पहले दिया गया था, 1 दिन पहले दिया गया था। अब फांसी मतलब कल फांसी होने वाला है, आजे दे दिया रात में। दूसरा चीज, परिजन को लस्सियों नहीं दिया, इनका काट दिया था, और काट के बोड़ा में भर के फिरोजपुर ले गया ये लोग। अंग्रेज जवाब बहुत डराया हुआ था कि बहुत विद्रोह फैलेगा, क्योंकि कम उम्र का लड़का था सब। और घी के बदले मिट्टी का तेल डाल करके जलाने लगा, तो जलाने लगा वैसे। गांव के लोगों ने आग जलती देख करीब आए तो डर कर अंग्रेजों ने लाश के अधजले टुकड़े को सतलज नदी में फेंक कर भाग गए। जब गांव वाले पास आए तो मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्र किया और विधिवत संस्कार किया। भगत सिंह हमेशा के लिए क्या बन गए, हमारा मतलब मरते मरते दुर्दशा कर दिया ये लोग अंग्रेजों वाले। लेकिन खैर देखो उस समय चालू हुआ, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद करो गांधी जी जेल में थे ना, जेल से बाहर निकले 28 में, 28 में निकल के थोड़े ना मानने वाले थे, जेल में डालो ना हमको क्या दिक्कत है, फिर निकल के वही कमाओ करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, काहे आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन को समाप्त किए हुए 1 दशक मतलब 10 साल हो गया।
यही सब 1921 में शुरू हुआ था, तो 10 साल लगभग हो ही ना गया, 22 में वापस ले लिया गया था, तो फिर लगभग 10 साल हो गया, सब कुछ शांत पड़ चुका था। गांधी जी को लगा कि कुछ नया जीवन प्रदान किया जाए, दूसरा आंदोलन शुरू किया गया जिसका आधार बहुत विस्तृत था। इसके कारण क्या थे देखो, सबसे पहला कारण था साइमन कमीशन। रॉलेट एक्ट पारित करते समय ब्रिटिश सरकार बोला था कि हम 10 वर्ष के बाद इसके सुधार करेंगे, लेकिन 10 वर्ष नहीं हुआ, 1927 में क्या भेज दिया, साइमन कमीशन, जिसमें 7 सदस्य थे। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत के सचिव विक्रम हैड ने भारतीयों को कैसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। अब देखो हुआ क्या था, साइमन कमीशन आया कि शासन ऐसे ऐसे चलेगा, तो यहां पे क्या होने लगा, विरोध। तो विरोध तो पूछे ना, अगर तू लोग क्या चाहता है, तब तू लोग ऐसा कुछ रिपोर्ट हमको लिख के दो तो सब कोई माने। तो नेहरू रिपोर्ट दिया गया। देखिए नेहरू ने रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया, वो कहा कि ना हम ही ना मानेंगे, और जब हाल है तू पहले कह रहा है कि ऐसा कुछ लिख दो जो सब कोई माने, हम पढ़ ले, अब बाद में कह रहा है कि ना हम ये बात नहीं मानेंगे, ये भी गड़बड़ था, स्वीकार नहीं किया। तीसरा, बहुत ज्यादा मंदी था, 1929 से 30 की विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा, मूल्यों में वृद्धि हुई, भारत का निर्यात बहुत कम हो गया, अंग्रेजों ने यहां से खूब धन ले जाना बंद नहीं किया, अनेक कारखाने बंद हो गए, पूंजीपतियों की स्थिति खराब हो गई। इस प्रकार सविनय आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखलाई पड़ रहा था। समाजवाद का प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन का उभाय, मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस देश के नवयुवकों को में सरकार के विचारधारा के विरुद्ध उग्र बना दिया। और एक मांग था पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में गुजरात जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। पूर्ण स्वराज की मांग में क्या किया गया कि 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया, बोला गया कि आज से 26 दिन के बाद 1930 को हम लोग पूर्ण आजादी मनाएंगे, इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान लागू किया गया था, इसी दिनवा को जिंदा करने के लिए 31 दिसंबर को झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पर, और बोला गया कि 26 जनवरी तक, आज से 26 दिन तक हम लोग क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे, एक टारगेट दिया गया। गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी, उस समय वायसराय था इरविनवा के पास गए, बोले कि देख इरविनवा हमारी बात है 11 को मान ले, हम आंदोलन नहीं करेंगे। इरविनवा बात मानना तो दूर, गांधी जी से मिला भी नहीं कि बतिया कोह कोची रहे हैं, खिसिया गए और आंदोलन को क्या कर दिया, इन्होंने शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चला, इसका ये शुरुआत हुआ। न्यू इसका पड़ा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती से दांडी समुद्र तक 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा की। 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे, 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। ये बात समझ में कहा नहीं आया अभी आप लोगों को। देखो हुआ क्या, नमक बनाने का कानून केवल अंग्रेजों के पास था, लाइसेंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा के आंदोलन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे हम कहेंगे कि बबुआ 1 गिलास नीचे से पानी लाइए, 1 बोतल, आप हाथ जोड़ के कहे कि बतिया हम आपका नहीं मानेंगे, इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा। हाथ जोड़ के आपका अवज्ञा करेंगे हम। नहीं समझ में आया, मतलब एकदम आदर के साथ निरादर करेंगे, बढ़िया से बेइज्जती करेंगे, ना बुझाया। तो ये गए जाके नमक बना दिया, बढ़िया से आपका नियम सब तोड़ेंगे हम। आंदोलन के कार्यक्रम, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन करना चालू हो गया। छात्रों द्वारा स्कूल और कॉलेजों का क्या कर दिया गया, बहिष्कार। विदेशी कपड़ा को क्या करने लगा है, जलाने लगा एक के हली। सरकार का कोई टैक्स नहीं देना है बोले थे वो लोग, टैक्स मांगने आएगा तो हाथ जोड़ के कहना कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे।
अब कुछ ही करोगे। अब ऐंठ के कहता तो झगड़ो होता, हाथ जोड़ के करेगा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। औरतों को शराब दुकानों के आगे धरना देना, औरत जाके शराब दुकान के आगे धरना देने लगी, बंद करो बंद करो। वकील अदालत छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारी क्या कर दिए, पद त्याग दिए। हर घर में लोग चरखा काटने लगे, सूत बनाने लगे। इन सभी कार्यों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। बोला कि देखो अहिंसा नहीं होना चाहिए। हम बोलिए रहे हैं कि आया टैक्स मांगने, प्यार से कहेंगे हम आपको टैक्स नहीं देंगे। अभी ना के लाठी डंडा लेके खड़ा है कि ना दे जैसे छोटका भाई ना करता है, पानी मांगो एकदम बढ़िया से देखो करो, देखिए पानी मांगते रहिए हम लाएंगे, बढ़िया से एकदम दुलार से कहिए। तो वही कहा गांधी जी ने कि एकदम ऐसा ही करना। देखना नमक सत्याग्रह का प्रसार, एक बार जब दांडी में नमक कानून का उल्लंघन तोड़ करके रस्म पूरी कर दी गई तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में हुआ। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर श्री राजगोपालचारी ने बेरान तक नमक यात्रा की। मालाबार में केके पलन ने कालीकट से पोनाथूर तक नमक यात्रा की। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ सामाजिक राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था इंडिया के लिए, तो ये गफ्फार खान, ये खान अब्दुल गफ्फार खान। सोलापुर में गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ के हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया। बंगाल में चौकीदार यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। गुजरात में विभिन्न तालुकों में करबंदी आंदोलन चालू हुआ। मतलब हर जगह जहां भी मौका मिलता था कि अंग्रेजों को लपेटना है, वहां पे लोग करने का लगे, लपेटने लगे। लेकिन अपना प्यारा सा बिहार, ऐसा तो समुद्र नहीं था, तो हम लोग क्या करें, हम लोग नीमक किसे तोड़े, पानी से बना के, गड़बड़ था। अब लोग बिहार में गड़बड़ हो गया। बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण अब दोसर आंदोलन हुआ का चौकीदार कर। चौकीदार कर को छी प्रशासन, जो यहाँ प्रशासन है टैक्स लेता था, तो बोला कि हम टैक्स में नहीं देंगे। ये सीवान जिला में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकम्मा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल का आयोजन किया। वो एकदम साफा वस्त्र नहीं पहन रहा था, वहां के कैदी जो था बोल के हम ना पहनेंगे विदेशी वस्त्र। विदेशी वस्त्र बहिष्कार पटना जिले के स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने किया, जिसने विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। गंगा में चंद्रावती देवी ने चौकीदार करके विरोध में आंदोलन चलाया। केवल पुरुष ही नहीं थे, वो महिलाएं भी थी। जब ये सब घटना हो गया, यह इरविनवा गांधी जी के मिला भी नहीं था गांधी जी से। और जब ये घटना चालू हो गया तो इरविनवा कहा कि ये गांधी जी आइए ना मिल लेते हैं, अब तो हो गया है नौटंकी ना, तो गांधी जी आइए। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी से समझौता के लिए तैयार। अब वो कह रहा है कि बुलाइए ना समझौता कर लेते हैं। गांधी जी पहले जा रहे थे कि आओ ना समझौता कर लेते हैं, बतिया बना मान जो। इरविनवा कहा कि देखिए गांधी जी, हम हैं छोटा सा एक वायसराय, आप ऐसा कीजिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला है लंदन में, आप ऐसा कीजिए वही चल जाइए, जो मेन राजा है ना ओकरे से अपन मांग मान लीजिए, कह दीजिए कि हम ये चाहते हैं। गांधी जी बोले कि बड़ा बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने लगे। अब उनके साथ में अकेले कैसे जाए, कौन मार के फेंक देगा तो उनको। तो ये अपने साथ मोहन मालवीय, देवदास गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, घनश्याम बिड़ला, मीराबेन, महादेव देसाई भी गए कि चलो चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। 5 मार्च को ये गांधी इरविन का पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी 12 सितंबर को
1931 को लंदन पहुंचे और 12 सितंबर को उसमें जाके सम्मिलित हुए। 7 को चालू हो गया था, 12 सितंबर में पहुंचे और 12 को ही जाकर के सम्मिलित हो गए। अब सुनो, ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे ये देखो अपने गांधी जी बैठे हुए हैं, देख रहे हो ना, सब एकदम लग रहा है सूट बूट में बैठा हुआ है। ये फकीर की तरह तो कहेगा एगो। गोलमेज सम्मेलन किसको कहा जाता है? वो गोल मेज के चारों ओर बैठ करके को सम्मेलन होता है। वही सम्मेलन जो हम लोगों को कोई टेंट उंट में खाना खाते समय वो गोल मेज ना रहता है और चारों ओर से बैठ के आदमी कुर्सी लगा के खाना खाता है। ये लोग ससुराल पे सम्मेलन करता था। हम लोग टोटल वो क्या कहा जाता है, बैंड पार्टी से लेकर टेंट बाजा उन्हीं लोगों से सीखे हैं, ड्रेस से लेकर सम्मेलन तक। वो लोग सम्मेलन कर लेता था जिस टेबलों पे वो लोग, हम लोग जूठा खाना खाते हैं। नहीं हो, देखो अंग्रेजों के मजाक उड़ाने में इंडिया वाले कसर नहीं छोड़े हैं। वो लोग का कितना बढ़िया ड्रेस लगता था उस समय देखने पर। आजकल उस वैसा ड्रेस कोई पहन के घूमे तो तुरंत कहेगा कि बैंड पार्टी कहां से आ गया ही। उसको लोग अपने पास बैठाएंगे नहीं, थोड़ा सा तो आएगा ना कि अरे ये कहां से आ गया, रे हट किन्नर बैंड पार्टी वाला आ गया। वो बोलेगा कि ना हो, हम फलाना आदमी है, ऐसा ने कुर्ता सिवा लिए हैं। बोला अच्छा तू ओढ़ा तो तारा ये मिलत रहे। नॉर्मल कुर्ता में जाइएगा तो रख लेगा आदमी, खाली वो ड्रेसा पहन के आइए ना, और कोनो घर वाला देखेगा जो पैसा देके बैंड पार्टी मंगाया है, वो कहेगा कि तू ये घूमो तड़ा हो जा, बजा बजाओ नहीं जाके ढोलक वोलक पीटा जाके होने, तू ये घूमो तड़ा। तू कहेगा कि ना हो, हम ना हई में के बेचारा के आधार कार्ड लेके साटना पड़ेगा जा कि हम बैंड पार्टी में के नहीं है, हम ऐसा ड्रेस में सिवा लिए गलती से, गलती से सिवाएगा आदमी। अच्छा ये देख रहे हो ना, भकुआ के फोटो तक खिंचवाने के लिए ताक रहा है। अरे बकलोला तो मुंह में बकलोल जैसा है, तो भकुआ कह रहे हैं, अंग्रेज है। गांधी जी देखो चुपचाप उदास बैठे हुए हैं कि इंडिया में शोषण हो रहा है, ये दूसरा भगवा के फोटो खिंचवा रहा है। हाँ, कैमरा पे सब देख रहा है, देख रहे हो ना? आए अरे ये ज्यादा भगवा के देख रहा है, ये मकलोल कहीं ये रखिए, फोड़ देंगे अब। सब चौपट खाली एगो के चलते हो गया। किसके चलते? एक तो जमोरिन के चलते, और दूसरा कैथरीनवा के चलते, उन्हीं लोगों के चलते नहीं सब नौटंकी हुआ। और तीसरा मीर जफरवा नहीं हो। अच्छा ये लोग नरक में होगा कि स्वर्ग में होगा ये सब? आए तू लोग कैसे पता है? अरे उनको क्या हो गया जी? बेहोश क्या होगा ये अंग्रेजों का दमन चक्र देख करके। पानी उन्हीं मुंह पर पानी उन्हीं मुंह पर मारो जी। हवा वहां को हवा वहा को, ठीक है ना? भूख लगा है, लाया जी कोई लंच वंच लाया है? जाने दो, भूख लगा तो भूख में नींद आता है जी। भूख में नींद नहीं आता, हम सुने खाने पर नींद आता है, खाइला के बाद नींद आता है, भूख में नींद आता है आपको? भर पेट खाता है आदमी तो नींद आने लगता है ना रे मनुआ। तोरा नींद कब आता है? आए ऐसा नहीं है, जब पढ़े बैठता तो सोई भी नहीं करता है, ऐसे देखो करके देखता है। पढ़े बैठता ना सोता ना तो नंबर नहीं आता कोनो टेस्ट में। अपना बात ना बता रहे हैं। गांधी जी का मांग कौची था? केंद्र प्रांतों में तुरंत पूर्ण रूप से
उत्तरदायी सरकार स्थापना किया जाना चाहिए, केवल कांग्रेस ही भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। चुपचाप देखो, अस्पृश्य भी हिंदू है, अल्पसंख्यक इसे नहीं मानना चाहिए, मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए निर्वचन विशेष सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाना चाहिए। सभी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जो भी वहां पे कह रहे थे सब क्या कर दिया गया, अस्वीकार। यही से देख रहे हो ना, गांधी जी मुंह लटका के बैठे हैं, क्या करी। 7 सितंबर को शुरू में सम्मेलन, 1 दिसंबर को 1931 को क्या हो गया, खत्म हो गया। 28 दिसंबर को गांधी जी वापस आए और कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं। सम्मेलन में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। बोले कहां से ही भूखा नंगा आ गया इधर, और कहा कि सरकार द्वारा गांधी को बराबर दर्जा देना ब्रिटिश का अपमान है। बोला क्या करके बराबर कुर्सी पर कैसे बैठा जाए, किनारा बैठाना चाहिए था बुढ़ा पे। गांधी जी आए तो इरविन में नहीं था इजा, ओकरा जगह पर दोसर आ गया था। गांधी इरविन समझौता बिल्कुल तरह से क्या हो गया था, खत्म कर दिया गया था। बहुत सारे नेता, अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। मतलब ये आए ना जब, तो इस जगह माहौल बदल चुका था सब कुछ। गांधी जी वायसराय से मिलना चाहा, परंतु उसने मिलने से ही क्या कर दिया, इनकार कर दिया। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू किया, लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं रहने के कारण 1934 में उसे पूरी तरह से वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तृत किया। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार, ब्रिटिश हितों को प्रभावित किया गया। इस आंदोलन ने श्रमिक और किसान आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन के दौरान नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो इससे पहले नहीं हुआ था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना इसी का एक मुख्य परिणाम था। अब थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा आंदोलन है, जैसे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आता है नील की आंदोलन, नीलहा आंदोलन। नील की खेती के लिए किसान लोगों को अंग्रेज लोग बाधित करते थे कि तुम लोग को नील का खेती करना है। इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। गांधी जी वहां पे पहुंचे और 3/20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील का खेती करना होता था नियम के अनुसार। नील का खेती करने से मिट्टी जो था ना अनुपजाऊ हो जाता था, तो इसके कारण वो सबको हटाया गया। गांधी जी ये सब आकर के नियम को क्या कर दिए, हटा दिए, जिसे कहा जाता है किसान आंदोलन। चंपारण आंदोलन में भी यही था कि 1/20 बीघे पर हिस्से पर खेती करनी होती थी, इसे गांधी जी रोक दिए। गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ। गुजरात में खेड़ा आंदोलन 22 जून 1918 में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग। किसानों को फसल बराबर होने के बावजूद भी अंग्रेजों को सरकार बर्बाद होने के बाद भी वो क्या हुआ था ना कि अंग्रेज लोग बर्बाद हो गया है फसल, अब तो वो लगान वसूल करने जा रहा है। अगला हुआ मोपला विद्रोह। ये थोड़ा मोपला विद्रोह खतरनाक आंदोलन था, ये अंग्रेजों का कराया हुआ था। केरल में 20 अगस्त 1921 में शुरू, ओली मुसलियार के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ, बाद में सांप्रदायिक रूप ले लिया। खिलाफत आंदोलन के मुद्दा था उसमें। केरल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, मालाबार इलाके में मोपला मुसलमान शामिल थे। मोपला केरल के मालाबार में रहने वाले मलयाली मुस्लिम थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग छोटे किसान और व्यापारी थे। उन पर इस्लाम के कट्टर मौलवियों का प्रभाव था। मालाबार इलाके में जमीनों और बड़े व्यापारों को उच्च श्रेणी वर्ग के हिंदुओं का कब्जा था। मोपला मुसलमान इनके यहाँ बटाईदार या कस्तदार के तौर पर काम करते थे। खिलाफत आंदोलन के शुरू में अंग्रेजों ने का खिलाफ था, अतः इसमें गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने भाग लिया। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इस आंदोलन के एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मालाबार इलाके में इस आंदोलन का नेतृत्व मोपला मुसलमानों के हाथ में चला गया। मोपलाओं के हाथ में जाने के बाद आंदोलन बिगड़ गया। मोपलाओं ने उच्च जाति के जमींदार हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया। अब गांधी और नेहरू जैसे नेताओं अपने हाथ खींच लिए। हिंदू मुस्लिम को जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया। 50,000 से अधिक को जेल में बंद कर दिया गया। हिंदू महिलाओं के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। मोपला विद्रोह जो हुआ था बिल्कुल हिंदू मुसलमान का एक आंदोलन था, पूरा तरह से जबरदस्त आंदोलन था। ज्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। अगला आता है
बारदोली सत्याग्रह शुरुआत हुआ था इसका फरवरी 1928 ईस्वी में। नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि सरदार को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के फलस्वरूप मिला, तो बारदोली सत्याग्रह के। किसान सभा का गठन, सबसे पहले बिहार में किसान सभा का गठन 1922 से 1923 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ। बिहार में बिहटा में पुनः 1929 ईस्वी में विधिवत किसान सभा द्वारा सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की, जिसे आंदोलन को बल मिला। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। बकास आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ। इसके बाद हुआ मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन क्या हुआ था, देखो अहमदाबाद में हुआ था क्या ना कि प्लेग वगैरह फैल रहा था, तो मजदूर वहां से भागने लगे। मिल बंद होने के कगार पे आ गया। जब मिल बंद होने लगा तो वहां के मालिक कहा ना कि देखो तुम लोग भागो मत, हम तुम लोग को बोनस देंगे। अब थोड़ा सा लालच में पड़ गया ये लोग, लालच में पड़ करके बोनस के चक्कर में रुक गया। अब बाद जब में प्लेग जब खत्म हुआ तो वो बोनस में नहीं दे रहा था। जब बोनस नहीं दे रहा था तो वो लोग आंदोलन कर दिया। बाद में गांधी जी गए और बोले कि 50% की जगह पर 35% आप लोगों को हम बढ़ोतरी करवा देंगे। और इस तरह से वो मजदूर आंदोलन जो था वो कुछ हद तक कंट्रोल में आया। देखो हुआ क्या ना कि गांधी जी को क्यों सब मानने लगे। गांधी जी जहां आंदोलन होता था वहां पहुंच जाते थे, जा करके कुछ ना कुछ वहां पे क्या करते थे, निर्णय दिलवा देते थे, उनके हक में फैसला करवा देते थे। अगला आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। 1920 में इसका स्थापना हुआ। 1926 में एटक का विभाजन हुआ। 29 में एम जोशी एटक का गठन कर लिया। 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हुई। 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। कांग्रेस में फूट की संभावना को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव आया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसका स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का। मेरठ षड्यंत्र क्या था? मेरठ षड्यंत्र एक षड्यंत्र था कि इसमें 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया गया। मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। 3 ब्रिटिश साम्यवादी इसके आरोप में थे। आरोप यह था कि सम्राट को भी भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का यह प्रयास कर रहे थे। फैसला आया 16 जनवरी 1933 को और 28 अभियुक्तों की कड़ी सजा दी गई। इनको सजा दिया गया था, मतलब कुछ था नहीं। मेरठ में कोई फैसला हुआ था, उसके कारण 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना करके मेरठ ले जाकर के कुछ फैसला सुना दिया गया था। इसी को कहा जाता है मेरठ षड्यंत्र। जनजातीय आंदोलन कुछ हुआ था, जैसे रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, छोटा नागपुर क्षेत्र को आदिवासी अंग्रेजों के बीच विद्रोह 1914 से 1920 तक। नेता थे जतरा भगत। मणिपुर के मयूरभंज में थोड़े कुकियों ने 1917 में विद्रोह कर दिया। कारण क्या था? बिना मजदूरी के आवासियों द्वारा अधिकारियों के सामान उठाना तथा सरकार द्वारा झूम के खेती पर प्रतिबंध लगा देना। इसके बाद आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। चीन इसका था पंजाब। 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। कांग्रेस का शब्द का समूह अर्थ होता है लोगों का समूह। प्रथम अध्यक्ष थे इसके बोमेश चंद्र बनर्जी। प्रारंभिक उद्देश्य उसका क्या था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता स्थापित करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना स्थापित कर धर्म, वंश, जाति, प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। ये सब कांग्रेस का जो था प्रारंभिक उद्देश्य था। इसके बाद में कुछ समार पत्र था। वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में ये एक लागू किया गया, स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग, इसका स्थापना हुआ। ये कल एक ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? 23 दिसंबर 1906 में। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेज चकित थे
अब ये लोग अंग्रेजों के ले गए हैं। ये कमाल था कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था ना, तो हिंदू मुस्लिम सब एकता था उसमें। उसने सोचा कि हिंदू मुस्लिम में फूट डाल करके आसानी से शासन किया जा सकता है। इसी कारण 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसों को हिंदुओं का पार्टी कह करके संबोधित किया। और कांग्रेस ने नेतागण भी भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू किया। तो मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस हिंदू राज्य का स्थापना करना चाहती है। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया और पूर्वी बंगाल मुस्लिम प्रांत और पश्चिमी बंगाल हिंदू प्रांत बना दिया गया। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यह फूट डालने के लिए ही किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिमों के लिए मतलब जो भी काम होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग अपना मुस्लिम को आगे करने के लिए एक बनाया गया। इसके बाद आया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्या है बना था, देखो कांग्रेस पार्टी से कहा जा रहा था कि आप थोड़ा सा इन लोगों में फूट डालिए अंग्रेजों में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। इसी से खिसिया गए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष उसके चित्तरंजन दास से बनाया गया था 1923 ईस्वी में। प्रथम सम्मेलन इसका इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद में आरएसएस आया। ये बना 1925 ईस्वी में। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के और इसके संस्थापक थे के.बी. हेडगवार। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। और गांधी युग कहा जाता है 1919 से 1947 तक। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।